हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लव। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफेंसेस टॉर्ट्स में अवेलेबल है। मतलब एक टॉर्ट कमिट करने के बाद, टॉर्ट कमिट करना मतलब अगर आप किसी पर्सन के सिविल राइट को इंजर कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो, तो क्या आपके पास कोई तरीका है बचने का? क्या आप कोई डिफेंस ले सकते हो? देखो, नॉर्मली तो डिफेंस नहीं दिया जाता। अगर कोई कुछ काम गलत कर रहा है, कि किसी का सिविल इंजरी वायलेट कर रहा है, तो उसे क्यों ही डिफेंस दिया जाएगा। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी रहती है, यहाँ पे हम टॉर्ट्स में एक ही पार्टी को नहीं देखते हैं। मतलब अगर प्लेंटिफ ने कंप्लेन किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम प्लेंटिफ के बारे में ही कंसर्न्ड है, हम लोग डिफेंडेंट को भी देखते हैं। क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसी रहती है कि डिफेंडेंट को ऐसे एक्ट करना पड़ता है, या फिर कभी कभी चीज़ें ऐसी रहती है कि डिफेंडेंट के हाथ में चीज़ें नहीं रहती। तो ऐसे में डिफेंडेंट को भी इसके लिए लायबल करना सही नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जनरल डिफेंसेस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आप उसके बाद आप आसानी से पकड़ लोगे पूरा। जनरल डिफेंसेस क्यों? वैसे ये जो डिफेंसेस होते हैं ना, डिफेंसेस क्या मतलब एक्सक्यूज। अब आपने टॉर्ट कमिट कर दिया तो आप उसके लिए क्या एक्सक्यूज दे रहे हो, जस्टिफिकेशन दे रहे हो। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है पर्टिकुलर, एक होता है जनरल। पर्टिकुलर का मतलब ये होता है जो कि पर्टिकुलर तरीके के टॉर्ट में अवेलेबल रहता है। जैसे डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में क्या है कि गुड फेथ पे हमने स्टेटमेंट बोला था, तो ये क्या हो गया, ये हमारा डिफेंस हो गया। ये पर्टिकुलर डिफेंस है, मतलब एक पर्टिकुलर टॉर्ट से रिलेटेड डिफेंस है जो कि है डिफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे हम लोग जनरल डिफेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हर जगह लगता है। ठीक है, तो सबसे पहला है वॉलेंटियर नॉन फिट इंजूरिया। मतलब अगर कोई काम आप वॉलेंटरली कर रहे हो, ठीक है, कोई आपको पता है कि इससे आपका जो है राइट इंजर होगा, आपको इंजरी होगी, आपके सिविल राइट का वायलेशन होने वाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है अपनी कंसेंट दे देते हैं। ठीक है, आप अग्री करते हैं उस चीज़ के लिए। केस का एग्जांपल देती हूँ। अब प्लीज़ एक बात ध्यान रखना कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, इट्स ऑल अबाउट केस लॉ, है ना। तो मैं आपको कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा केस लॉस बताऊँ, लेकिन उसमें टाइम का भी लिमिटेशंस ध्यान में रखूँगी। और आपको फिर भी और केस लॉस जानना, जस्ट मेंशन इट, है ना। आई विल ट्राई टू कम अप विद दैट। द थिंग इज यू शुड बी वेरी क्लियर विथ इट। तो हॉल वर्सेस ब्रुकलिन ऑटो रेसिंग क्लब, थोड़ा थोड़ा फैक्ट सुनो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। इसमें जो प्लेंटिफ रहता है वो मोटर कार रेस देखने जाता है। अब दो कार जो रहती है आपस में टकरा गई, उससे क्या होता है, इंजरी हो जाता है प्लेंटिफ को। ऊपर ऊपर से बता रहे हो, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो किसी तरीके का मतलब इंजरी हो गई प्लेंटिफ को। अब यहाँ पे वो किसी तरीके का कंपनसेशन नहीं मांग सकता था। कंपनसेशन क्यों नहीं मांग सकता था? क्योंकि उसने वॉलेंटरली अपना कंसेंट दिया है। जब वो मैच देखने आया तो वो सोचना चाहिए कि जब वो रेस देखने आया है तो सोचना चाहिए कि ऐसी चीज़ें हो सकती है। इससे फ़र्क पड़ता नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ है पहले। मेन चीज़ ये है कि ऐसी चीज़ें हो सकती है। जैसे कोई क्रिकेट मैच देखने जा रहा है, तो जो बॉल रहती है, चांसेस हैं कि लग सकती है ना? तो वहाँ पे आप कंपनसेशन नहीं मांग सकते हो, क्योंकि जब आप देखने आपने टिकट ली तो मतलब आपने वॉलेंटरीली, आपने मतलब इम्प्लाइडली आपने कंसेंट दे दिया है। देन अनदर केसेस पद्मावती एंड अदर्स वर्सेस दुर्गा नायक एंड अदर्स। दो स्ट्रेंजर थे, उन्होंने क्या किया, एक जीप में लिफ्ट लिया। इसमें क्या हुआ, दो स्ट्रेंजर्स आए, है ना, उन्होंने क्या किया कि वॉलेंटरली एक जीप में उन्होंने लिफ्ट लिया। अब क्या हुआ, अचानक से कोई मैकेनिकल डिफेक्ट हुआ जिसकी वजह से मतलब एक्सीडेंट हो गया और इंजरीज आ गई इन लोगों को। फिर क्या हुआ कि जो ड्राइवर था और जो ऑब्वियसली जो जीप ओनर था, उन्हें सू किया गया। तो कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उन्होंने विलिंगली खुद से अब लिफ्ट लिया, ठीक है। और ये जो एक्सीडेंट था ये कोई मतलब रीजनेबली फोर्सेबल नहीं था, तो डिफेंडेंट लायबल नहीं था। रीजनेबली फोर्सेबल मतलब कोई एक नॉर्मल मैन क्या इस चीज़ को भाप सकता है? अगर एकदम अगर लेमैन की भाषा में बोला तो यही ये शब्द है कि क्या एक नॉर्मल मैन इस मिसहैप को या एक्सीडेंट को या जो भी आगे चीज़ें होने वाली उसे भाप सकता है? अब मान लो इसी में जो कंसेंट लिया जा रहा है, मतलब जो यहाँ पे पर्सन है वॉलेंटरली कंसेंट तो दे रहा है, लेकिन फ्रॉड के थ्रू उसका कंसेंट लिया जा रहा है। जैसे आर वर्सेस विलियम्स का केस है। यहाँ पे जो डिफेंडेंट था वो एक म्यूजिक टीचर था, और उसने क्या किया, एक 16-year-old स्टूडेंट का रेप किया। ये बोला गया कि उसकी वॉइस जो है इंप्रूव हो जाएगी, तो उसने अपना कंसेंट दे दिया। अब जब उसने अपना कंसेंट दिया तो कैसे लिया गया? उसका जो कंसेंट था उस सेक्सुअल एक्ट के लिए वो कैसा था, फ्रॉडली लिया गया, फ्रॉडलेंटली लिया गया, राइट। तो यहाँ पे क्या डिफेंडेंट के पास ये डिफेंस होगा वॉलेंटियर नॉन फिट इंजर है? नहीं। फिर अगला है, मान लो कंसेंट जो है आपसे अंडर कंपल्शन लिया गया हो। इसका इंस्टेंस देती हूँ। सपोज आप एक एम्प्लॉयर है, अपने अंदर अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर कर रखा है, और आप कोई काम कह रहे हो, सपोज कोई डेंजर केमिकल है ना, आप कह रहे हो बहुत डेंजरस केमिकल है, आप उससे ट्रीट करने के लिए कह रहे हो अपने एम्प्लॉय को।
ठीक है? वो आपने बोला एम्प्लॉय से कि अगर वो काम नहीं करेगा तो आप उसे निकाल दोगे, तो वो तो मानेगा ही ना। फिर क्या आप ये डिफेंस ले सकते हैं वॉलंटियर नॉन फिट इंजीनियर? नहीं, नहीं ले सकते आप। क्यों? क्योंकि आप उस पोजीशन में हैं कि आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, उसे अपना कंसर्न कंपल्शन के अंडर दिया है, एक डर की वजह से दिया है कि उसकी नौकरी जा सकती है, ठीक है? अब ये वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया का अगर आप डिफेंस लेना है तो इसके लिए 2 एसेंशियल्स है। पहला, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्रॉड, कंपल्शन ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मेयर नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। इसका एक मैक्सिम है साइंटी नॉन फिट इंजूरिया, मतलब जस्ट बिकॉज मुझे उस रिस्क के बारे में पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कंसेंट दे दिया है ना? जस्ट बिकॉज अगर आपको किसी रिस्क के बारे में पता है तो इसका मतलब ये नहीं है आपने कंसेंट दे दिया है। केस लॉ के थ्रू समझाती हूँ। स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर में जो प्लेंटिफ था वो कुछ काम कर रहा था। वो क्या कर रहा था, जो स्टोन्स होते हैं ना उसे कट कर रहा था। और क्या हो रहा था, साइड बाय साइड कुछ और भी काम चल रहा था। एक जगह से दूसरी जगह स्टोन को पास किया जा रहा था और वो प्लेंटिफ के ऊपर से जा रहा था। तो वो अपना काम करने में बिजी था। क्या हुआ, पत्थर जो है गिर गया। तो यहाँ पे उसे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट थे उन्हें लायबल किया गया। ये कहा गया कि जस्ट बिकॉज प्लेंटिफ को इस बात की नॉलेज थी, इस रिस्क की नॉलेज थी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसने कंसेंट दिया कि भाई मेरे ऊपर पत्थर गिरा जाए, कुछ कर दे। इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है? फिर मैं आपको ऊपर से केस लॉस बता रही हूँ, मतलब फैक्ट्स याद रहेगा ना, आप खुद रिकॉल कर लोगे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है? फिर अगला है डैन वर्सेस हैमिल्टन। इसे ड्रंकन ड्राइवर्स केस भी बोलते हैं। एक लेडी जो थी, उसे पता था कि जो कार का जो ड्राइवर है उसने मतलब ड्रिंक कर रखा है, फिर भी वो उसमें ट्रेवल करती है। अब ड्राइवर की नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और लेडी को इंजरीज हो जाती हैं। तो उसे कंपनसेशन मिला। जब उसने सू किया कंपनसेशन के लिए, उसे कंपनसेशन मिला। यहाँ पे ये डिफेंस नहीं काम किया वॉलंटियर नॉन फिट इंजीरियर, क्योंकि जो इंटॉक्सिकेशन की डिग्री थी ड्राइवर की, मतलब जिस लेवल पे इंटॉक्सिकेटेड था वो इतना नहीं था कि कोई ये सोचे कि इस तरीके का खतरनाक इंजरी हो जाए, ठीक है? तो ये था। फिर लिमिटेशंस भी है, मतलब कहाँ पे डिफेंस को नहीं यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या है, इलीगल कंसेंट, है ना? मतलब कोई अनलॉफुल एक्ट के लिए अगर आप लोग कंसेंट दे रहे हो तो उसे सही थोड़ी माना जाएगा। मतलब आप कोई काम मतलब सपोज आप वॉलंटरली किसी कोई रिस्क ले रहे हो आप, लेकिन वो अनलॉफुल है, तो वहाँ पे ये डिफेंस नहीं लगेगा। अनलॉफुल एक्ट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? अब ये आपके इमेजिनेशन के ऊपर है। अगला है कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटी का अगर ब्रीच कर रहे हो तो वहाँ पे भी डिफेंस नहीं लिया जा सकता है, या फिर आप नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहे हैं। तो एक केस भी है स्काईलाइट केस। इसमें हस्बैंड एंड वाइफ जो थे प्लेंटिफ थे, वो लोग एक शॉप में थे। अब क्या हुआ, एक स्काईलाइट वहीं पे मतलब ब्रेक हो गया। अब क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया था, तो जो ग्लास था वहीं पे वो गिर गया और हस्बैंड जो है उसे इंजरी हो गई। और वहीं पे जो वाइफ थी अपने हस्बैंड को पुल करने की कोशिश कर रही थी, तो उसमें उसका भी जो लेग है स्ट्रेन हो गया। तो यहाँ पे बोला गया कि जो दोनों ही प्लेंटिफ थे, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, तो लोग को डैमेजेस मिलेगा। तो क्या समझ आया कि नेग्लिजेंस के केसेस में ये डिफेंस नहीं यूज़ होगा। अगला है रेस्क्यू केसेस। अगर सपोज, हाँ, हमें पता है कि जब कोई इंसान रेस्क्यू करता है तो वहाँ पे उसने मतलब वॉलंटरली वो काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास मतलब सामने वाला इंसान एक तो बेचारा नेकी कर रहा है और सामने वाला इंसान ले ले डिफेंस ले ले वॉलंटियर नॉन फिट इंजरी, तो ऐसा नहीं है। एक केस भी है हाइंस वर्सेस हार्टवुड। इसमें क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट का सर्वेंट था उसने क्या कहते कि वैन थी, एक्चुअली 2 घोड़े थे उसमें। अब क्या किया कि स्ट्रीट पे ऐसे ही छोड़ दिया, आस-पास था भी नहीं। तो वहाँ पे एक पुलिस कांस्टेबल था जो कि ड्यूटी पे था। उसने देखा कि जो हॉर्सेस थे वो स्ट्रीट में नीचे की डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे एक कोई बच्चा है और वुमन है। तो फिर क्या कहते हैं कि उसने कोशिश करी, मतलब जो पुलिस कांस्टेबल था उन घोड़ों को रोकने की, लेकिन क्या हुआ इस प्रोसेस में उसे काफ़ी इंजरी हो गई। तो ये रेस्क्यू केस था। यहाँ पे जो डिफेंडेंट था वो लायबल था, ठीक है? यहाँ पे ये नहीं कहा जा सकता कि अरे पुलिस कांस्टेबल ने तो जानबूझ के रिस्क लिया, नहीं, यू हैव टू। फिर अगला है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट पे भी ये डिफेंस नहीं यूज़ किया जाता। ये वाला जो था थोड़ा-सा बड़ा था ये वाला डिफेंस, बाकी डिफेंस छोटा है, प्रॉमिस। आप आगे पढ़ के तो देखो, ये मत सोचना अरे सब ऐसे हैं, कैसे होगा? देखते जाओ, हो जाएगा। अगला है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। मान लो जो कोर्ट में इक्विटी का, अगर आपने इक्विटी पढ़ी होगी तो, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही आपने इक्विटी पढ़ा होगा, लेकिन इन केस अगर आपने इक्विटी पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये रहता ना कि ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। मतलब अगर तुम किसी की कंप्लेन करने जा रहे हो तो तुम खुद साफ सुथरे होने चाहिए, है ना? मतलब खुद तुम्हारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैक्सिम है एक्स टर्पी कॉसा नॉन ऑडिटर एक्शियो, मतलब इमोरल कॉज से किसी तरीके का एक्शन नहीं अराइज होता। मतलब मैं ही जा रही हूँ कोर्ट में कंपनसेशन डैमेज मांगने, लेकिन गलती मेरी भी है, तो कोर्ट ऐसा थोड़ी चलेगा, है ना? तो यहाँ पे जैसे क्या कहते हैं केस लॉ है, आप पॉलो की इसमें डेफिनेशन पढ़ लेना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपको और क्लैरिटी देने के लिए। उसमें बेसिकली ये कहा गया ना कि जस्ट बिकॉज प्लेंटिव रॉन्ग डूअर है, मतलब
आपको इस डिफेंस से क्या समझ आता है? इस डिफेंस से इतना समझ आ गया होगा ना अब तक कि अगर प्लेंटिफ खुद कोई गलती करता है तो उसे जो है मतलब किसी तरीके का रिलीफ, कंपनसेशन या डैमेजेस नहीं मिलेगा। लेकिन पोलोक की डेफिनेशन को पढ़ोगे तो उसका थोड़ा सा और एक्सटेंशन है। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जस्ट बिकॉज प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरीके का लॉस रिकवर नहीं कर सकता है। अगर कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं होता, ठीक है, या फिर मतलब जो प्लेंटिफ को हार्म हुआ है उसमें उसी की गलती है ना? तो यही कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे मतलब हम लोग प्लेंटिफ अगर रॉन्ग डूअर रहता तो उसे किसी तरीके का कंपनसेशन डैमेज नहीं देते। वरना अगर मान लो किसी तरीके का अनलॉफुल एक्ट नहीं हुआ, प्लेंटिफ की कोई गलती ही नहीं थी, मतलब जो उसे जो भी उसे इंजरी हुई है, उस इंजरी में प्लेंटिफ का कोई हाथ था ही नहीं, प्लेंटिफ का कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं। तो हम प्लेंटिफ को मना थोड़ी कर देंगे, भले से प्लेंटिफ को कुछ भी रॉन्गफुल एक्ट करे तो हम प्लेंटिफ को मना थोड़ी कर देंगे कि तुम्हें किसी तरीके का कंपनसेशन या डैमेज नहीं मिलेगा। नहीं मना किया जा सकता है। तो किस बात का ध्यान रखना है? रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो रॉन्गफुल एक्ट कैसा नहीं होना चाहिए? अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये पोलोक की डेफिनेशन के हिसाब से अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो प्लेंटिफ को हार्म हो रहा है उसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अपने हार्म के लिए प्लेंटिफ खुद जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। तो एक केस है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक, स्प्रिंग गन केस कहा जाता है। यहाँ पे एक इंसान रहता है जो बेसिकली यहाँ पे डिफेंडेंट है, उसने क्या किया, अपने लैंड में स्प्रिंग गन्स लगा लिए जिससे कि कोई ट्रेसपास ना कर सके, कोई आ ना सके, है ना। और उसने क्या किया, कोई नोटिस भी नहीं लगाया। तो यहाँ पे जिसको इंजरी होगी वो क्या कर सकता है, कंपनसेशन ले सकता है। ठीक है, इंजरी लगाना बनता है। क्लियर है। तीसरा है हमारे पास इनएविटेबल एक्सीडेंट, मतलब इसे प्रिवेंट किया ही नहीं जा सकता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, मतलब नॉर्मल जो एक ऑर्डिनरी स्किल रहता है, ऑर्डिनरी डिलीजेंस रहता है, एक नॉर्मल ह्यूमन, ऐसा ज्यूम करना चाहिए कि नॉर्मल ह्यूमन क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये डिफेंस तभी अवेलेबल है जब आप कोई लॉफुल एक्ट कर रहे हो, ये नहीं कि अनलॉफुल एक्ट कर रहे हो। अगर आपने थोड़ा सा आईपीसी पढ़ा होगा तो थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे। तो टॉर्ट जो है ना, वो मतलब सिविल वाले में भी आ सकता है और क्रिमिनल वाले में भी आ सकता है। तो जैसे ये वाला केस लॉ देखते हैं, स्टैनली वर्सेस पॉवेल, एक रायलेंस वर्सेस फ्लेचर, स्टैनली वर्सेस पॉवेल, मतलब कुछ ऐसे केसेस है ना कि ना ऐसे बोला जाता है टॉर्ट्स इनके बिन टॉर्ट्स, मतलब आपने टॉर्ट्स पढ़ा इन्हें नहीं जाना तो आपने टॉर्ट्स मतलब पढ़ा ही नहीं, आप झूठ कह रहे हैं। तो स्टैनली वर्सेस पॉवेल के इस केस में क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट थे क्या कर रहे थे, बेसिकली शूटिंग के लिए गए थे। अब क्या हुआ, जो डिफेंडेंट था उसने शूट किया और तो क्या हुआ, वो एक ओक ट्री था उससे लगा, फिर क्या हुआ वापस से क्या हुआ कि वापस आ गया, मतलब बाउंस बैक हो गया, और क्या हुआ, प्लेंटिफ को लग गई। तो यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल नहीं है ना, वो उसके हाथ में थोड़ी था। फिर होम्स वर्सेस माथर का केस है, इसमें क्या हुआ कि अगर जो ड्राइवर है वो पब्लिक हाईवे में क्या कहते हैं कि हॉर्सेस होते हैं ना, उन्हें चला रहा था। अब क्या हुआ कि अब वो जो हॉर्सेस हैं वो ऑब्वियसली कुत्ते भौंक रहे थे तो उससे स्टार्टल हो गया, तो प्लेंटिफ को यहाँ पे इंजरी हो गई। तो यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल नहीं था और ड्राइवर लायबल नहीं था क्योंकि उसमें कोई उसकी कोई गलती नहीं है। अब कुत्तों को वो थोड़ी कह रहा है कि भाई भौंक, है ना। फिर फोर्थ डिफेंस क्या है, एक्ट ऑफ गॉड, इसे विस मेजर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी नेचुरल फोर्सेस इतनी अनएक्सपेक्टेड हम उसे एंटिसिपेट नहीं कर सकते। अब इसके कुछ एसेंशियल्स हैं, हर चीज़ एक्ट ऑफ गॉड नहीं हो सकती। यहाँ पे कुछ नेचुरल फोर्सेस होने चाहिए, लाइक एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल, स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एरप्शन, मतलब कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, पहला एसेंशियल ये। दूसरा, जो अकरेंस होना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, मतलब उसे एंटिसिपेट ना किया जा सके, जैसे हम भाप ना सके कि होने वाला है। अगला ओके, जैसे कभी कभी क्या करते हैं ना कि एक्ट ऑफ गॉड को कंफ्यूज कर जाते हैं इस वर्ड के साथ, फोर्स मेजर के साथ, बट इनमें डिफरेंस है। ठीक है, जो फोर्स मेजर है इसका मतलब सुपीरियर फोर्स, ये काफ़ी वाइड टर्म है, मतलब समझ लो कि फोर्स मेजर का एक हिस्सा है एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, फोर्स मेजर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एक्ट ऑफ गॉड, वॉर, राइट, स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, मतलब वो चीज़ें जो मतलब इररेजिस्टिबल फोर्स, तो इसके साथ मतलब सेम नहीं है ये दोनों चीज़ें। एक्चुअली मैंने देखा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, उन्हें सेम लगता है, इस वजह से मैंने पॉइंट अलग से इंक्लूड किया था आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे केस है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड का केस। इस केस में ये हुआ था कि जो डिफेंडेंट था उसने एक आर्टिफिशियल लेक बनाया अपने लैंड पे। ठीक है, अब क्या हुआ, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैवी रेनफॉल हुआ, जिससे क्या हुआ कि जो लेक में से पानी था बहुत ओवरफ्लो हो गया, और उससे क्या हुआ, प्लेंटिफ जो था उसने कुछ ब्रिजेस वगैरह बनाए थे तो उसका कुछ नुकसान हो गया। तो यहाँ पे बोला कि डिफेंडेंट लायबल नहीं था क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हैवी रेनफॉल था, विच वॉज एन एक्ट ऑफ गॉड। फिर एक है मनिंद्र नाथ मुखर्जी वर्सेस मथुरा दास चतुर्भुज। इस केस में क्या हुआ था, ओनर था, है ना, डिफेंडेंट जो था वो एक सिनेमा का ओनर था। क्या कहते हैं कि एक क्रॉसिंग पे उसने बहुत बड़ा एक होर्डिंग लगा रखा था।
ठीक है? और वो बहुत बड़ा था और मतलब स्टॉर्म आया और क्या हुआ, जो बैनर था वो गिर गया और क्या हुआ, प्लेंटिफ के सर पे लग गई उससे। तो ये बोला गया कि ये जो केस है ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, ये नेग्लिजेंस का केस था। क्यों? क्योंकि वो जो होर्डिंग थी, ठीक है? वो जो बोर्ड था बड़ा-सा, उसे ठीक से नहीं लगाया गया था। वहाँ पे ये मतलब जो स्टॉर्म था वो उसका जो मतलब स्पीड था, ठीक है? 27 माइल्स पर आवर, वो कलकत्ता में मानसून सीज़न में, व्हिच इज़ वो बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं है ये। तो ये प्योरली नेग्लिजेंस का केस बन रहा है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट जो था लायबल था। क्योंकि उन्होंने जो होर्डिंग थी, मतलब वो जो बोर्ड था उसे ठीक से नहीं फास्टन किया था, ठीक से उसे नहीं सेट किया था, तो गिर गया और लग गई, तो वही तो लायबल होंगे ना। एक और केस है RRN रामलिंगा नादिर। इस केस में क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट था वो मतलब उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि जो प्लेंटिफ का सामान था उसे वो ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या हुआ, कुछ लोग आ गए और उन्होंने क्या किया कि जो ट्रक में जो सामान था फोर्सिबली ले लिया। तो प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली उसका सामान जा चुका है प्लेंटिफ का। तो डिफेंडेंट ने बोला कि ये एक्ट ऑफ मतलब ये रॉबरी हुई, ये एक्ट ऑफ गॉड था, मेरे कंट्रोल में कोई चीज़ें थी नहीं। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि डिफेंडेंट जो है वो लायबल है गुड्स के लिए और उसे कंपनसेशन देना है प्लेंटिफ को। जो कैरियर्स हैं, मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये जनरली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं गुड्स की सेफ्टी के लिए। वो यहाँ पे ये लोग ये मतलब डिफेंस नहीं ले सकते कि एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है? दे शुड हैव बीन मोर केयरफुल, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन अगला डिफेंस है फिफ्थ डिफेंस, विच इज़ प्राइवेट डिफेंस। अगर आप कोई चीज़ अपने काम प्राइवेट डिफेंस में कर रहे हो, उसकी वजह से किसी को सिविल इंजरी हो जाती है, तो यू कैन टेक दिस डिफेंस, ठीक है? तो आपके अगेंस्ट मतलब आपको किसी तरीके का कंपनसेशन डैमेजेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। जैसे आपने आईपीसी में पढ़ा होगा, ये नहीं कि कोई चांटा मार रहा है तो आप बंदूक मार रहे हो, है ना? तो इसका एसेंशियल्स क्या है? सबसे पहले ये कि किसी इमिनेंट और इमीडिएट डेंजर होने वाला है। मतलब अगर आपने तभी कोई मेजर नहीं लिया तो आपके साथ कुछ बड़ी ऊंच नीच हो जाएगी। और जो फोर्स यूज़ कर रहे हो आप, बराबर होना चाहिए। किसी ने चांटा मारा तो आप ज़्यादा चांटा मुक्का मार दो। अब ये नहीं कि आप पिस्तौल लेके चल दिए, है ना? फिर एक केस है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का केस। इस स्प्रिंग गन वाला आपने देखा है ना, वैसा सही है, ठीक है? फिर यहाँ पे एक चेरुबिन का केस है। इसमें डिफेंडेंट था, उसने अपने ज़मीन पे क्या किया था, लाइव इलेक्ट्रिक वायर लगा दिया था कि कोई आए ही ना। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं किया जा सकता, ठीक है, अपने डिफेंस में। तो उन्हें ये डिफेंस नहीं ले सकते कि हमने तो अपने प्राइवेट डिफेंस में किया था। अगला डिफेंस है मिस्टेक। अगर देखो नॉर्मली अगर मिस्टेक की बात करी जाए ना, मिस्टेक चाहे फैक्ट का हो चाहे लॉ का हो, वो कोई डिफेंस नहीं होता टॉर्ट में। आईपीसी में भी आपने पढ़ा होगा ना, आईपीसी में बताना कौन सा सेक्शन है, और अगर आप बीएनएस पढ़ रहे हैं तो बीएनएस का भी सेक्शन बताना, है ना? लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे टॉर्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे मिस्टेक को कंसिडर किया जाता है। वो कौन सी सिचुएशन होती है? वो सिचुएशन जहाँ पे मेलिस को देखा जाता है, ठीक है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, उसमें देखा जाता है ना कि इंसान का मेंटल एलिमेंट क्या है। वो जानबूझ के उसने फंसाने के चक्कर में, है ना, या डिसीट करने के इंटेंशन से, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे जो रहता है जहाँ पे मतलब उसका मेलिस देखा जा रहा है, ठीक है? अगर वहाँ पे मिस्टेक होती है तो उसे डिफेंस माना जाएगा। जैसे केस बताते हैं कंसोलिडेट कंपनी। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एकदम सिंपली से बता पाऊँ। देखो आपको कैसे समझ आता है कि नहीं आता है तो प्लीज़ डू से, है ना? हम और इनोवेटिव तरीके लेके आएँगे, बट द थिंग्स शुड बी क्लियर टू यू। दैट्स द मेन पॉइंट एंड ट्रस्ट मी, आवर एवरी एफर्ट इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन ओनली। इस केस में क्या होता है, जो ऑक्शनियर होता है अपने कुछ गुड्स को ऑक्शन कर देता है, उस इंसान को ऑनेस्टली वो बिलीव करता है कि उसका कस्टमर है, ठीक है? जो सेल प्रोसीड्स रहते हैं वो सब कस्टमर को दे देता है। लेकिन वो जो गुड्स थे वो कस्टमर को नहीं बिलोंग करते थे, और जो जो एक्चुअल जो सही का ओनर था उसने ऑक्शनियर को सू कर दिया। तो कोर्ट ने बोला कि जो ऑक्शनियर था वो लायबल है ना? तो यहाँ पे जो मिस्टेक है, कोई इतना तगड़ा कोई डिफेंस नहीं है टॉर्ट में। अगला डिफेंस है हमारे पास नेसेसिटी। मतलब आपने आईपीसी में ही पढ़ा होगा, इसके अंदर क्या होता है कि बड़े ईविल को, बड़े नुकसान को बचाने के लिए हमें कुछ छोटा मतलब काम करना पड़ता है। जैसे कि टॉर्ट कमिट हो जाता है तो वहाँ पे आप डिफेंस ले सकते हैं नेसेसिटी का। एक मैक्सिमस सैलिस पॉपुलर सुप्रीमा लेक्स, मतलब सबसे क्या कहते हैं ना कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द सुप्रीम लॉ। तो जैसे इसमें केस है, अच्छा यहाँ पे जो नेसेसिटी है, नेसेसिटी किसकी? दो लोगों के हिसाब से जज किया जाएगा क्या? कि मतलब अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी नेसेसिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ नो नो नो। अब जैसे केस देखो, इसमें क्या हुआ, एक्स जो थी वो मर गई, ठीक है? तो फिर क्या हुआ कि जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी वो एक्स की ज्वेलरी को हटा के किसी और रूम में रख दिया, ठीक है? मतलब जहाँ पे एक्स की सिस्टर इन लॉ को लगा कि वहाँ पे सेफ रहेगा, लेकिन ज्वेलरी जो था किसी ने स्टोल मतलब चोरी कर लिया,
ठीक है, कोई अननोन पर्सन होगा जो भी, तो यहाँ पे वो लायबल मानी गई। यहाँ पे उसने प्रूफ ही नहीं कर पाई कि उसका इंटरफेरेंस ज़रूरी था, क्या पता नहीं चोरी होती वहाँ पे रखे हुए भी, तो नेसेसिटी नहीं था वो, मतलब यहाँ पे सिस्टर इन लॉ डिफेंस नहीं ले सकती कि मैंने नेसेसिटी के चक्कर में ऐसा किया, तो नेसेसिटी था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ऐसा तो कहीं नहीं लग रहा कि अगर वो ज्वेलरी वहाँ से उठा के वहाँ नहीं रखती तो हो ऐसा कुछ नहीं हो जाता है ना। अगला हमारे पास डिफेंस अवेलेबल है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में क्या है कि अगर लेजिस्लेचर ने किसी एक्ट को ऑथराइज कर रखा है, ठीक है, अगर लेजिस्लेशन में लिखा हो, किसी स्टैट्यूट में मेंशन्ड है कि यू कैन डू दिस थिंग, तो उसकी वजह से किसी तरीके का टॉर्ट कमिट हो रहा है, सो यू कैन टेक दिस डिफेंस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का। ठीक है, एक केस बताती हूँ। जैसे इस केस में क्या हुआ, वॉगन वर्सेस टैफवेल रेल कंपनी, इंजन स्पार्क केस भी से कहा जाता है। क्या हुआ ना कि एक रिस्पोंडेंट की रेल कंपनी थी, उससे क्या हुआ, कुछ स्पार्क्स हैं वहीं से चिपकी हुई, जो प्लेंटिफ था, पिलेंट था, उसकी लकड़ियों का उसका काम था। स्पार्क की वजह से क्या होता है, रिस्पोंडेंट ने पूरा ध्यान रखा, पूरा प्रॉपर केयर लिया कि मतलब ये जो स्पार्क है वो ना मिटे, मतलब स्पार्क ना जाए, लेकिन इम्पॉसिबल था कि हम उस स्पार्क को जाने से, एस्केप करने से प्रिवेंट कर सकें। उसकी वजह से क्या हुआ, ऑब्वियसली प्लेंटिफ को नुकसान हुआ। तो यहाँ पे वो लोग लायबल नहीं थे, क्योंकि वो जितना स्टैट्यूट में प्रिस्क्राइब था उन लोगों के लिए, वो लोग वही काम कर रहे थे, उससे फालतू कुछ नहीं कर रहे थे। तो अगर हो भी गया, उन्होंने रीजनेबल केयर भी लिया, तब उसके बाद दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे कैन टेक दिस डिफेंस। ओके, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वाला। देन हैमर स्मिथ रेल कंपनी वर्सेस ब्रांड। इसके अंदर क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ का जो लैंड था उसकी वैल्यू कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि आसपास जो थी डिफेंडेंट की कंपनी की ट्रेन चल रही थी, तो उसकी वजह से क्या, ट्रेन जहाँ पे चलती है वहाँ पे सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा स्मोक होता है, नॉइज़ होता है ना। तो यहाँ पे डिफेंस ले लिया किसका, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का, क्योंकि स्टैट्यूट में ये प्रिस्क्राइब था। ठीक है, अगला है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। ये वाला डिफेंस बहुत जगह मतलब मेंशन है, कुछ जगह कुछ बुक्स में नहीं मेंशन, बट मैंने सोचा कि इसे मेंशन करूँ। और इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये एक मैगज़ीन पे बेस्ड है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, मतलब छोटे मोटे चीज़ों को जो कोर्ट नहीं देखती है ना, ट्रिवियल मैटर्स पे मतलब ये डिफेंस लिया जाता है, कह रहे तो छोटी सी बात है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके और आपके दोस्त ने आपस में बात करी कि हम जो है टेंपल जाएंगे, ठीक है, आपका बहुत मन है टेंपल जाने का, आप अकेले का, आपका आपके साथ फ्रेंड नहीं आया, तो यहाँ पे जो है ये क्या हो गया, ट्रिवियल मैटर हो गया, है ना। अब इस केस में देखो क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि एक बाईस्टैंडर था, है ना, मतलब आसपास के जो लोग खड़े रहते हैं ऐसे ही खड़े थे, तो एक फायरमैन था, उसके हाथ पे वो ऐसे ऐसे करके, होता है ना, ऐसे ऐसे करके बुलाते नॉर्मल हम लोग की आदत होती है, तो क्या कहते हैं कि जिससे कि वो दिखाना चाह रहा था कि कैसे मतलब जो है ये आग बढ़ती जा रही है, ऐसे कुछ मतलब अटेंशन उसका खींचना चाह रहा था। तो फायरमैन ने बोला कि बैटरी करा मेरे पर, तो कोर्ट ने बोला कि जो बाईस्टैंडर है, मतलब जो आसपास वाला इंसान था, वो बैटरी के लिए लायबल नहीं है। ठीक है, सो किसी भी तरीके का डाउट है, डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, आई विल रियली ट्राई आवर बेस्ट टू कम विद द बेस्ट फॉर यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।